Okay, the next topic is real and apparent weight. यानी हमने ये कंसेप्ट देना है कि रियल वेट क्या होता है और एपरेंट वेट क्या होता है। फिर हमने ये फाइंड आउट करना है बेसिकली कि रियल वेट कैसे चेंज होता है और एपरेंट वेट क्या होता है, एपरेंट वेट कैसे चेंज होता है। रियल वेट का कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं और एपरेंट वेट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल वेट, real weight is the force with which the earth attracts the body towards its center. So real weight means the force with which the earth attracts the body towards its center is known as real weight. जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी बॉडी को, किसी मास को अट्रैक्ट करती है, इसको हम कहते हैं रियल वेट। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर है, इसको मैं ड्रॉप कर लूँ तो द फोर्स of the force of gravity with which it attracts the body towards its center is known as real weight. So real weight of the body is represented by W. So W is equal to mg, mass of the body and acceleration due to gravity. At the same place the real weight remains constant, क्योंकि मास भी कांस्टेंट होता है और एक ही जगह पे द वैल्यू ऑफ जी भी कांस्टेंट है, तो रियल वेट रिमेन्स कांस्टेंट। द एसआई यूनिट ऑफ द रियल वेट इज न्यूटन बिकॉज इट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टू बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जो यूनिट फोर्स के हैं वो वेट के हैं, तो वेट भी जो ना फोर्स है, तो न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो रियल वेट रिमेन्स कांस्टेंट एट द सेम प्लेस। इन एवरीडे लाइफ में रियल वेट को हम जो है ना कांस्टेंट लेते हैं। फिर इसके बाद है एपरेंट वेट। Apparent weight is the force which prevent the body from falling. The force which prevent the body from falling is known as apparent weight. For example, अगर किसी मास को हम स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लें, सपोज इन्हें ये मास है, इसको स्ट्रिंग के साथ अटैच कर लें, तो रियल वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो इन दिस केस tension prevent the body from falling, so tension is known as apparent weight. So tension is known as apparent weight. Yeah, for example, you are sitting on the chair, so your real weight is acting vertically downward, but the reaction of the seat is acting vertically upward. The reaction of the seat prevent you from falling. यानी आपका सीट पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो आपका रियल वेट डाउनवर्ड होगा और सीट का जो रिएक्शन है वो अपवर्ड होगा। और सीट का जो रिएक्शन है ये आपको यानी फॉलिंग से, नीचे गिरने से जो ना वो बचाता है, प्रिवेंट करता है, यानी वेट के, रियल वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दिस रिएक्शन ऑफ द सीट इज नोन एज एपरेंट वेट। इसको हम एपरेंट वेट कहते हैं। अब ये एपरेंट वेट जो ना वो चेंज होता है विद द मोशन ऑफ द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर एक बॉडी जो ना ऊपर जाता है या नीचे जाता है विद सम फोर्स, विद सम एक्सेलरेशन, तो ये एपरेंट वेट जो ना वो चेंज होगा, लेकिन रियल वेट जो ना वो कांस्टेंट होता है। तो हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस करने हैं कि कैसे जो ना रियल वेट कांस्टेंट होता है या रियल वेट जो ना वो चेंज होता है। ये डिफरेंट केसेस में हमने इसको फाइंड आउट करना है कि हाउ द रियल वेट चेंजेस, हाउ द रियल वेट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एलिवेटर का, लिफ्ट का, कि अगर सपोज कर लें एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में स्प्रिंग बैलेंस है। देखें, रियल वेट को हम मेजर करते हैं विद द स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर द रियल वेट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे लिफ्ट का या एलिवेटर का,
when the lift is moving upward or downward, तो apparent weight will change, या constant होगा, किस कंडीशन में चेंज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कब जो ना ये कांस्टेंट होगा, ये हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस में. तो वी कंसिडर a lift which is attached with the cable ceiling of the roof. This is a lift. यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है, अटैच्ड, this is a spring balance which measure the real weight of the object. यहाँ पे according to your book fish है, fish is attached with the spring balance. So this spring balance measure the weight of the fish. Or here is a person which observed the reading on the spring balance. यहाँ पे person है suppose कर लें, यहाँ पे इस spring balance में इस fish का weight जो है ना वो observe करता है कि weight जो है ना ये increase होता है या decrease होता है, ये observe करता है. तो in this case टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अपवर्ड, और वेट जो रियल वेट है इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. W रियल वेट विच इज इक्वल टू mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस हमारे पास ये है कि व्हेन द लिफ्ट is at rest or moving with uniform velocity, your constant velocity, upward or downward. This is the first case. In the first case ये है कि the lift is at rest or moving with uniform velocity upward or downward. So when the lift is at rest, this means that external force acting on the lift is equal to 0. External force यहाँ पे 0 के बराबर है. यानी किसी बॉडी एक बॉडी जो है ना कब रेस्ट पे हो सकती है, अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है. आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. If a body is at rest or moving with uniform velocity, the external force acting on the body is equal to 0. तो according to Newton's first law of motion, अगर लिफ्ट जो है ना रेस्ट पे है तो एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होगा, या अगर लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो फिर भी एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होगा. तो हम कह सकते हैं कि इफ द लिफ्ट is at rest or moving with uniform velocity, your constant velocity, upward or downward, तो external force acting on the body is equal to 0. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर होगा. तो इन दिस केस अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द एपरेंट वेट. टेंशन इन द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द एपरेंट वेट. तो इन हेयर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन रिप्रेजेंट द एपरेंट वेट. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है तो टेंशन यानी एपरेंट वेट
और रियल वेट आर सेम, तो हम कह सकते हैं कि T इज इक्वल टू W, ओके, विच इज इक्वल टू mg। तो फर्स्ट केस हमारे पास ये आ गया कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द बॉडी इज एट रेस्ट which is attached by means of a string, तो in this case in vertically upward या vertically downward, तो if this means that external force acting on the body is equal to 0, when the external force acting on the body is equal to 0, तो apparent weight जो टेंशन है इन द स्ट्रिंग और जो रियल वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन, तो इन दिस केस रियल वेट इन एपरेंट वेट आर सेम। तो एपरेंट वेट जो ना वो चेंज नहीं होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो टॉप वो है कि लेफ्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन a। इन सेकेंड केस ये है द लेफ्ट moves up with some acceleration या with some force, acceleration a, when the left is moving upward with some acceleration। अब सपोज कर लें when the left is moving upward, तो इसका मतलब ये है कि upward force is greater than downward force। तो यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स कौन सा है, एपरेंट वेट T, टेंशन, तो टेंशन इज ग्रेटर देन W। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस में फ़र्क आ जाएगा कि अगर लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस्ड होगा, वी नो दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट कैन प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स अगर हम किसी बॉडी पे अप्लाई कर लें तो इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। दिस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो जाएगा अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे अगर द लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, यानी किसी एक्सेलरेशन के साथ जो ना अगर लेफ्ट जो ना मूविंग अपवर्ड, तो इसका मतलब है कि इस लेफ्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो ये एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा। तो इन दिस केस ये जो अपवर्ड फोर्स है, इन एपरेंट वेट और रियल वेट दोनों अनबैलेंस हो जाएंगे, दोनों में फ़र्क आ जाएगा। अब अगर लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड तो क्या फ़र्क आ जाएगा, एपरेंट वेट यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन रियल वेट W के। तो यहाँ पे यानी F हम लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, F लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स F is equal to ma according to Newton's second law of motion is applied। तो अगर हम यानी लेफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी F is equal to ma is applied on a body। तो in this case tension in the string greater than weight, कितना ग्रेटर होगा, दोनों के दरमियान में डिफरेंस कितना होगा, तो in this case टेंशन माइनस यानी एपरेंट वेट माइनस वेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। जितना इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है उतना ग्रेटर होगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू T माइनस W। हमने फाइंड आउट किया करना है, एपरेंट वेट को फाइंड आउट करना है, तो इस W को इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस W इज इक्वल टू T के बराबर होगा, या T इज इक्वल टू
F plus W. This is the apparent weight. तो in this case apparent weight will increased. इन इससे रिजल्ट हम क्या ले सकते हैं? रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा कि when the elevator is moving upward with some acceleration, with some external force, apparent weight will increase than the real weight. So in this case apparent weight will increase. ये इंक्रीज हो जाएगा इन ग्रेटर देन अ रियल वेट. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इन एक और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma according to Newton's second law of motion. F is equal to ma, where W weight of the body is mg. तो ma plus mg, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस m को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a plus g. तो दिस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द रियल वेट. तो इन दिस केस रियल वेट विल इंक्रीज्ड. नेक्स्ट जो केस है वो ये है कि इफ द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, या लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड. थर्ड केस ये है कि व्हेन लिफ्ट is moving downward with acceleration a. मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है और दैट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड. अब देख लें, यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर सपोज कर लें ये लेफ्ट है, दिस लेफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है विथ सम एक्सेलरेशन a. यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब फिर वही है कि जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब है कि सम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, और इन दिस केस द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड. तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स डाउनवर्ड है तो इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? वेट ऑफ द बॉडी है, और अपवर्ड फोर्स जो है ना एपरेंट वेट है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्हें F लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with acceleration a, then downward force is, sorry, this is downward with acceleration a, then downward force is greater than upward force. Downward force is the weight, or upward force is the apparent weight T. तो W is greater than apparent weight T. कितना ग्रेटर होगा? जितना इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है. तो W माइनस T इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स F. इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर लें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस F इज इक्वल टू ma. तो W इज इक्वल टू माइनस T इज इक्वल टू ma. यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है? एपरेंट वेट को मालूम करना है कि एपरेंट में कितना चेंज आ जाएगा. तो ma को इस तरफ शिफ्ट कर लें और t को इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये आ जाएगा W माइनस ma विच इक्वल टू t को इस तरफ शिफ्ट कर लें, ma को इस तरफ शिफ्ट कर लें. तो इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि W माइनस F is equal to T. This shows that apparent weight will decreased by amount F. जो जितना एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई होता है इतना apparent weight जो ना वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि W माइनस F के बराबर. तो रियल वेट से apparent weight क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो दिस शोज
इन ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन शोज W ग्रेटर देन T, और हम लिख सकते हैं कि T लेस देन W। तो यहाँ पे एपरेंट वेट डिक्रीजेस देन द रियल वेट। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू W माइनस F। यहाँ पे W इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू ma, तो T इज इक्वल टू m कॉमन ले लें तो g माइनस a। तो these are the different forms of the apparent weight। तो apparent weight यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट केस ये है कि when the cable of the lift is cut off, अगर इसको हम काट लें, स्ट्रिंग को हम काट लें, तो फिर क्या होगा? तो लास्ट केस ये है lift is moving freely। अगर फ्रीली लेफ्ट इज मूविंग फ्रीली कब होगा कि अगर ये लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग को हम काट लें तो फिर जना ये मूविंग विद। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट केस में ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इस फिश का वेट जो है ना रियल वेट के बराबर होगा। जितना रियल वेट हम इन्हें आम हालत में कर लें, वहाँ भी इस फिश का वेट जो है ना वो रियल वेट के बराबर होगा। सेकेंड केस में यहाँ पे एपरेंट वेट जो ना वो इंक्रीज होता है व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है इनसाइड द लिफ्ट, वो ऑब्जर्व करेगा कि ये स्प्रिंग बैलेंस जो रियल वेट है उसका फिश का, उससे ज़्यादा वेट मेजर करता है। थर्ड केस में ये है कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इसमें ये शो करता है कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो स्प्रिंग बैलेंस को ऑब्जर्व करता है, तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि उसका जो एपरेंट वेट है वो कम है रियल वेट से, तो रियल वेट जो ना वो ज़्यादा मेजर करेगा एपरेंट वेट से। तो ये चेंजेस जो ना यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है। सो व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग फ्रीली, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि टेंशन इज इक्वल टू ज़ीरो, नो फोर्स प्रिवेंट द बॉडी या लिफ्ट, तो एपरेंट वेट जो ना वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। जब एपरेंट वेट ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो W इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो या हम कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू MA के बराबर या mg के बराबर। तो ये फोर्स दोनों सेम हो जाएंगे, यानी विच इज इक्वल टू F के बराबर। सो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद mg, तो दिस इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन में एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एपरेंट वेट जो ना वो ज़ीरो। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो इस स्प्रिंग बैलेंस में इस फिश का वेट जो ना वो ज़ीरो मेजर करेगा, यानी he will observe that the weight of the fish measured by the spring balance is equal to 0। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। जब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग ज़ीरो के बराबर होगी तो इसका मतलब है कि इसका जो एपरेंट वेट है वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो इन फ्री फॉल मोशन द रियल वेट जो ना वो mg के बराबर होगा, लेकिन एपरेंट वेट जो ना वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। Okay, so this is the motion of the lift